नमस्कार बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, यदि आप यह जानना चाहते हो कि आपकी CUT एग्जाम में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और उसको किस प्रकार से आप लोग तैयार करें, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यह बात करें कि यहां हम लोगों को जो हिस्ट्री डोमेन हम लोगों का जो सब्जेक्ट होगा CUT के अंदर, उसमें कितने क्वेश्चंस हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों हम लोगों को यहां पर? तो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। आप लोगों के हिस्ट्री डोमेन में 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बात यह आती है कि आप लोगों को कितने यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों, आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चे आप लोगों को? तो 40 क्वेश्चन आप लोगों को करने ही करने हैं। इसके साथ साथ बात करें बच्चों हम लोग कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का यहां पर होने वाला है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन जो होने वाला है ना आप लोगों का, एक क्वेश्चन होने वाला है यहां पर 5 नंबर का, 5 मार्क का हम लोगों को एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बच्चे हम लोग बात करें 40 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क का, मतलब टोटल हम लोग नंबर की बात करें तो पूरा पेपर आप लोगों का 200 नंबर का बन जाता है। तो बच्चों, CUT एग्जाम में हिस्ट्री डोमेन का जो सब्जेक्ट आप लोगों का जो पेपर होगा उसमें कुल 200 नंबर का ये यहां पर होने वाला है। तो आगे चल के बात करें, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है क्या? तो बिल्कुल। नंबर की बात करें, एक क्वेश्चन आप लोग यहां पर गलत करते हो ना बच्चों, तो आप लोगों का सीधे यहां पर एक नंबर क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है बच्चों? तो एक नंबर माइनस एक क्वेश्चन गलत होने की स्थिति में आप लोगों का यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। तो यह बात हुई हम लोगों के बच्चों के सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आएंगे या कितने प्रश्न हम लोगों के यहां पर आएंगे। इसके बाद बात करें हम लोग बच्चों कि सिलेबस हम लोगों का क्या होगा हिस्ट्री डोमेन का, इसी को मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक यहां पर बताऊंगा। इसको बच्चों हम लोग इतिहास को, आप सब जानते हैं कि इतिहास को जनरली 3 पार्ट में बांटा गया है, एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग जो आप लोगों का CUT एग्जाम का जो हिस्ट्री डोमेन का जो पेपर होगा, ठीक है, उसके अंदर जो NTA है, जो CUT की एग्जाम है, उसने क्या किया है, आप लोगों के कुल 15 चैप्टर यहां पर हिस्ट्री डोमेन के अंदर उसने रखे हैं। उसी को मैं आप लोगों को एक एक यहां पर क्या करने वाला हूं, डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहले बात करें आप लोगों का जो पहला चैप्टर होने वाला है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता और उसमें ईंट, मनके और अस्थियां। ये आप लोगों का पहला चैप्टर होने वाला है CUT एग्जाम के अंदर। हड़प्पा सभ्यता को पूरा यहां पर आप लोगों को डिटेल में डिफाइन यहां पर उसको करना है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछ लिया जा सकता है, चाहे वो उसका भौगोलिक विस्तार हो, चाहे वो रहन सहन, खान पान, उनका आर्थिक जीवन हो, उनका सामाजिक जीवन हो, चाहे उनका धार्मिक जीवन हो, और भी जो स्थलों से संबंधित, साइट से संबंधित जो जो फैक्ट वहां पर बनते हैं, ये सारे आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वहां पर आने चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो हम लोग वहां पर इनको डिटेल में चर्चा भी करेंगे। अब आगे चल के बात करें, आप लोगों का जो दूसरा चैप्टर होने वाला है बच्चों, वो कौन सा होने वाला है यहां पर? तो दूसरे चैप्टर में उसने लिखा है यहां पर राजा, किसान और नगर। बच्चों, इस राजा, किसान और नगर ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर है। ये आप लोग 12th की NCERT देखोगे ना, तो ये उसमें भी आप लोगों को दिखावा दे जाएगा। अब बच्चों, इसको हम लोग बात करें ना, तो ये क्या है राजा, किसान और नगर, हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? तो यहां आप लोग जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसका आप लोग देखोगे ना, देखो राजा, किसान और नगर, यहां वो प्राचीन इतिहास का आप लोगों को राजनीतिक इतिहास और वो आर्थिक इतिहास पूछना चाहता है। क्या बताना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों? यहां पर राजनीतिक इतिहास बताना पड़ेगा उसका। राजनीतिक इतिहास एग्जाम के अंदर पढ़ के जाना है आप लोगों को। राजनीतिक इतिहास, कहां का राजनीतिक इतिहास? तो आप लोग देखो कहां से राजनीतिक इतिहास चालू होता है? वेदों के अंदर से। पूर्व वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले,
छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ते। फिर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद महाजनपद बन गए। तो जनपद, महाजनपद, और महाजनपद कितने महाजनपद बने बच्चों? तो 16 महाजनपद बने। और 16 महाजनपदों में जब आगे चल के लड़ाई हुई ना, तो लड़ाई में जीता कौन? तो मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य स्थापित हुआ। और मगध साम्राज्य में सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल डायनेस्टी कौन सी रही? तो वो मौर्य डायनेस्टी रही, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आप लोगों के सिलेबस में यहां पर देखोगे ना, आप लोग इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊं तो इसी के अंदर उसने डिफाइन कर रखा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक आप लोगों को यहां पर उसको बताना होगा, पूरा आप लोगों को यहां पर उसको पढ़ के जाना है। एग्जाम में यहां आप लोगों से वो क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। कहां से कहां? तो मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक का राजनीतिक इतिहास आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने कहा ना बच्चों, राजनीतिक इतिहास वो आप लोगों से क्या पूछना चाहता है? वो तो ये पूछना चाहता है आप लोगों को आर्थिक इतिहास, क्योंकि उसने किसानी भी डाला है ना यहां पर, किसान। ठीक है बच्चों, तो आर्थिक इतिहास और प्राचीन भारत का आर्थिक और राजनीतिक, राजा, किसान और नगर के अंदर आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। इसको मैं सीधा सिंपल सा यहां पर बताऊं तो आप लोग देखोगे ना, तो 6वीं शताब्दी बीसी से 6वीं शताब्दी एडी तक कुल 1200 साल का राजनीतिक इतिहास आप लोगों को यहां पर पढ़ना होगा। कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि ये सिलेबस सीयूटी ने बड़ा छोटा कर दिया या एनसीईआरटी ने, तो ऐसा नहीं है बच्चों। उसने गोल गोल घुमा के यहां पर लिखा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना वही डिटेल में है। तो ये बात हुई बच्चों हम लोगों की दूसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर की बात करें तो यहां पर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बच्चों बंधुत्व, जाति और वर्ग, यहां पर आप लोगों से सीयूटी आप लोगों को यहां पर पढ़वाना चाहता है प्राचीन इतिहास का सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास, समाज के अंदर ही तो भैया हम लोगों को देखने को मिलता है बंधुत्व, भाईचारा। अब उसी के अंदर हम लोगों को, समाज के अंदर ही तो देखने को मिलती है हम लोगों को जाति, उसी के अंदर तो हम लोगों को वर्ग देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक इतिहास, कौन सा इतिहास देखने को मिलेगा बच्चों हम लोगों को? तो सामाजिक इतिहास। तो ये क्या बात हुई हम लोगों की? देखो ऊपर आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, यहां वो तीसरे चैप्टर में आप लोगों से सामाजिक इतिहास पढ़वाना चाहता है। तो आप लोगों को सामाजिक इतिहास यहां पर पढ़ना है। तीसरी बात करें हम लोग, इसके बाद बात करें बच्चों हम लोग, चौथा चैप्टर कौन सा है हम लोगों का? तो चौथा जो चैप्टर देखने को मिलेगा, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास तथा इमारतें। बच्चों यहां पर वो प्राचीन इतिहास का आप लोगों से धार्मिक इतिहास पढ़वाना चाहता है। वो इसका आप पूरे धर्म का एनालिसिस आप लोगों को होना चाहिए। धार्मिक इतिहास, 3 धर्म कौन कौन से प्राचीन काल में बड़े 3 धर्म रहे? तो आप लोग देखोगे ना 3 धर्म कौन कौन से? तो एक हिंदू धर्म, एक हम लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा धर्म? तो बच्चों एक देखने को मिलेगा जैन धर्म, एक देखने को मिलेगा बच्चों हम लोगों को बौद्ध धर्म। ये 3 धर्मों का एनालिसिस देखो ना। विचारक, थिंकर, कौन थिंकर? तो महावीर स्वामी से बड़ा कोई दार्शनिक है बच्चों? गौतम बुद्ध से बड़ा, कौटिल्य से बड़े? ये सब आप लोगों को यहां पर पढ़ना होगा। तो यहां धार्मिक इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। तो ये बात हुई हम लोगों की ये शुरुआत के 4 चैप्टर। इसी को आप लोग प्राचीन इतिहास भी कह सकते हैं। अब अगला जो हम लोगों का चैप्टर आने वाला है बच्चों, ये चैप्टर हम लोग बात करें, यही 5वें चैप्टर से हम लोगों के मध्यकालीन इतिहास की यहाँ पर क्या हो जाती है? शुरुआत होती है। इसमें बात करें हम लोग यात्रियों के जरिए मध्यकालीन समाज। यात्रियों के जरिए मतलब कौन यात्री? तो आप लोग देखोगे ना, तो हमारे यहाँ यात्री मध्यकाल में कब आए? तो पहली बार जो महमूद गजनवी की हम लोग बात करें, उसने जब भारत पर आक्रमण करने चालू किए, वैसे महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, और इन आक्रमण के दौरान अल बरूनी भारत आया। अल बरूनी जब भारत आया ना, तो उसने एक किताब लिखी बच्चों, तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है। उसने भारत का संपूर्ण विवरण दिया, समाज, राजनीति, धर्म, तमाम चीजों के ऊपर। तो ये यही तो कह रहा है 5th चैप्टर, यात्रियों के जरिए मध्यकालीन समाज। इसके बाद कौन कौन आए और यात्री? तो इब्न बतूता, बर्नियर, अल मसूदी, सुलेमान जैसे हम लोगों को कौन आते हुए दिखाई देंगे बच्चों यहां पर? तो यात्री आते हुए दिखाई देंगे। तो ये आप लोगों का 5वां चैप्टर हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये आप लोगों का, एक चीज और बताऊं बच्चों आप लोगों को, ये आप लोगों का दिल्ली सल्तनत भी हुआ है। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिल्ली सल्तनत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का, और आप लोग यहाँ सीयूटी के सिलेबस में देखोगे तो आप लोग सोचते होंगे कि भैया
दिल्ली सल्तनत तो गायब है, तो दिल्ली सल्तनत गायब नहीं है, उसने यहां अंदर डाल रखा है। यात्रियों के जरिए मध्यकालीन समाज को बताइए, क्योंकि ये जो राइटर होंगे ना, ये यात्री जो आएंगे वो किसके बारे में लिखेंगे? दिल्ली सल्तनत के बारे में तो लिख रहे होंगे वहां पर। जैसे हम लोग बात करें इब्न बतूता, मोरक्को, अफ्रीका से आया, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कब आया? तो 1333 में। तो ये सारी जानकारी हम लोगों को यहां पर रखनी होगी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे चल के बात करें बच्चों, अगला जो चैप्टर होगा आप लोगों का, भक्ति एवं सूफी विचार एवं परंपराएं। जब मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत चल रही होगी ना बच्चों, तो दिल्ली सल्तनत में एक घटना घटित क्या होती हुई दिखाई देगी? गुलाम सुल्तान बन रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन की बात कर लें। तो जब गुलाम वहां पर राजा बनने लगे ना, तो भारत का जो दबा कुचला वर्ग रहेगा ना, वो पलायन करने लगेगा हिंदू धर्म से। और जब हिंदू धर्म से पलायन होने लगा, तो लोग जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो जो निचले तबके के लोग होंगे वो हिंदू धर्म छोड़ के जाने लगेंगे। और जब हिंदू धर्म छोड़ के जाने लगेंगे ना, तो यहीं पर कुछ हिंदू धर्म के संत, जैसे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रामानंद हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रेदास हो, तमाम प्रकार के ऐसे लोग हम लोगों को क्या चलाते हुए दिखाई देंगे? तो भक्ति आंदोलन यहां पर चलाते हुए दिखाई देंगे। जब भक्ति आंदोलन यहां पर चलेगा ना, तो भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर सूफी, तो यहां पर संप्रदाय मतलब परंपराएं, सिलसिले, विचार, तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। इसको भी आप लोगों को डिटेल्ड में यहां पर पढ़ना है। सीधा लिख दिया उसने, खूब क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी यहां से पूछे गए हैं। अब आगे चल के बात करें, अगला जो चैप्टर होगा बच्चों हम लोगों का 7वां चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर। बच्चों एक चीज बताऊं आप लोगों को, विजयनगर को वर्तमान में कर्नाटक में हम्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हम्पी कहा जाता है। इसी से लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो बच्चों, दिल्ली सल्तनत के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में स्थापित होता हुआ दिखाई दिया हम लोगों को। किसने किया? तो वो हरिहर और बुक्का ने किया। हरिहर और बुक्का ने, वैसे विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो 4 डायनेस्टी रही, संगम, सुलू, तुलु, अरविडु, तो संगम डायनेस्टी की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा ही की गई थी बच्चों। तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य, ये पूरा आप लोगों को बताना, यहाँ का स्थापत्य बताना, यहाँ का समाज बताना, यहाँ की अर्थव्यवस्था बताना है हम लोगों को। पूरा डिटेल में हम लोगों को यहाँ पर इसको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन खूब आने वाले हैं। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब आगे चल के बात करें बच्चों, 8वां और जो 9वां चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 8वां और 9वां पूरा आप लोगों का मुगल साम्राज्य है, मुगल दरबार। अब बात करें हम लोग, देखो इसमें 8वां चैप्टर क्या है? तो किसान, जमींदार और राज्य। आप लोग देखोगे ना आपकी 12th की एनसीईआरटी, तो 8वें चैप्टर के बारे में उसने लिखा है, कृषि के संबंध में आयनाए अकबरी। आप लोगों का ये 8वां चैप्टर है। इसी को हम लोग डिटेल में जाके देखेंगे तो वहां पर लिखा है किसान, जमींदार और राज्य। आयनाए अकबरी में मुगल काल में जो किसान रहे, जो जमींदारी व्यवस्था रही, जो राज्य रहे, इनके बारे में उसने क्या लिखा? तो आयना अकबरी लिखी किसने? तो अबुल फजल ने लिखी है बच्चों। तो किसान, जमींदार, जमींदार देखो ना, अकबर, अबुल फजल किसके काल के दरबारी थे? 9 रत्नों में से एक अकबर। अकबर कौन सी व्यवस्था लाया? जमींदारी की, लैंडलॉर्ड की। तो मनसबदारी, करोड़ी, दहसाला, तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो किसान, जमींदार और राज्य, ये हम लोगों ने बात की। यहां पर आगे चल के बात करें, अगला जो चैप्टर होगा आप लोगों का मुगल दरबार। मुगल दरबार, इसको आप लोगों को एक चीज बताऊं, सीधा वहां पर उसने डिटेल में लिख रखा है सिलेबस के अंदर। मुगल दरबार 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी का राजनीतिक इतिहास। 15वीं से बच्चों 17वीं सदी के बीच का राजनीतिक इतिहास आप लोगों को यहां पर आना चाहिए। राजनीतिक इतिहास, पूरा राजनीतिक। देखो अब एक चीज बताऊं आप लोगों को बच्चों, यहां पर उसने आर्थिक इतिहास पूछ लिया मुगल काल का, या आर्थिक स्थिति। यहां देखो पूरा आर्थिक हो गया ये, और ये नीचे पूरा उसने मुगल काल की राजनीतिक स्थिति पूछ ली। तो दोनों को कंबाइन करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो ना, 15 से 17वीं सदी का राजनीतिक इतिहास, 15 से 17वीं सदी में कौन कौन सी राजनीति रही? तो आप लोग देखो, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक, कब? 1526 में स्थापना की। फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और बीच में शेरशाह सूरी भी। क्योंकि यहां पर उसने लिखा है बच्चों 15 से 17वीं सदी के बीच का राजनीतिक इतिहास, और इसी टाइम पीरियड में बीच में सूरी डायनेस्टी भी हम लोगों को आती हुई दिखाई देती है।
तो ये बात हुई हम लोगों की शुरुआत के 9 चैप्टर की। अब आगे चल के बात करें हम लोग बच्चों, हम लोगों का 10वां जो चैप्टर आने वाला है, 10वें चैप्टर से ही हम लोगों की बच्चों शुरुआत हो जाती है आधुनिक भारत की, या आधुनिक काल की, या आधुनिक इतिहास की। तो 10वां चैप्टर क्या कहता है बच्चों आप लोगों का? तो यह कहता है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद की बात करें तो भारत को किसने अपना गुलाम बनाया? तो भारत में को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया होना चालू हुई ना, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच, फिर अंग्रेज, स्वीडिश, फ्रांसीस, तमाम यूरोपियन कंपनियां जब भारत में आई ना, तो इन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। और भारत का जब उपनिवेश बना इनका, तो इन्होंने भारत के संसाधनों का खूब दोहन किया और भारत को खूब यहां पर पिछड़ा बनाया। और जब भारत को यहां पर पिछड़ा बना दिया ना, तो भारत को एक देहाती क्षेत्र घोषित कर दिया गया इनके द्वारा। देहात, अति ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा दिया हम लोगों को। तो ये आप लोगों को उसने पूछा है। तो उपनिवेशवाद और देहात। बच्चों एक चीज और बताऊं, इसमें डिटेल में आप लोग सिलेबस को देखते हैं तो इसमें और डिटेल में क्या क्या लिख रखा है उसने, तो यूरोपीय कंपनियां लिख रखा है उसने। क्योंकि जो यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी नाम बताए थे मैंने आप लोग, पुर्तगाली, डच, स्वीडिश, फ्रांसीसी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग बात कर लें। क्योंकि इन तमाम कंपनियों में जीता कौन संघर्ष में, क्योंकि ये भी तो आपस में लड़े फिर भारत के अंदर, तो जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी उसने यहां पर आप लोगों को बोल रखा है। तो आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, मतलब अंग्रेजों का पूरा इतिहास यहां पर आप लोगों को इस उपनिवेशवाद और देहात के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। इसी में उसने लिखा है कि अंग्रेजों की जो राजस्व व्यवस्थाएं थी, उनके जो सर्वेक्षण थे, ये भी आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था क्या रहेगी? तो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी हम लोगों को देखने को मिलेगी। स्थायी बंदोबस्त हम लोगों को यहां पर बच्चों उनका देखने को मिलेगा। तो ये सारा इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों का आने वाला है। अब बच्चों आगे चल के हम लोग बात करें, अगला चैप्टर कौन सा आने वाला है आप लोगों का? तो 11वां चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा विद्रोही और राज। आप लोग देखो ना, ऊपर वाले चैप्टर में अंग्रेजों ने भारत में शासन व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन जब लंबे समय तक वो भारत का जब शोषण करेंगे ना, तो भारत को खूब सारा वो लूटेंगे। इसके बाद भारत में जगह जगह विद्रोह होना चालू होंगे। और जगह जगह जब विद्रोह होना चालू होंगे ना, तो सबसे बड़ा विद्रोह होगा 1857 का विद्रोह, जिसको हम लोग 1857 की क्या कहते हैं बच्चों? क्रांति कहते हैं। तो यहां आप लोगों को पूरी क्रांति की चर्चा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व दिल्ली से किसने किया, लखनऊ से किसने किया, बिहार से किसने किया, झांसी से किसने किया, भोपाल से किसने किया? तो अलग अलग जगह से यहां पर प्रतिनिधित्व भी पूछा जाता है। अब आगे चल के बात करें, अगला जो चैप्टर हम लोगों को बच्चों आने वाला है वो उपनिवेशिक शहर। उपनिवेशिक, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया ना, तो इस शासन में उन्होंने 3 उपनिवेशिक शहर, सिटी बसाई। कौन कौन सी उपनिवेशिक शहर थे अंग्रेजों के बच्चों? तो यहां मैं आप लोग बता दूं तो अंग्रेजों के 3 उपनिवेशिक शहर थे। एक कलकत्ता, एक चेन्नई। चेन्नई को उस समय मद्रास कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता था उस समय? मद्रास। और एक बंबई। ये 3 उपनिवेशिक शहर थे किसके? तो अंग्रेजों के। इसी के पूरे बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इनकी नगर योजना के बारे में पढ़ना है, और जो इनकी इसी में जो उनके द्वारा नगर पालिकाएं स्थापित की गई थी, इसकी हम लोगों को रिपोर्टों पे भी चर्चा करनी है। रिपोर्ट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है यहां पर एग्जाम में, क्योंकि उसने सिलेबस में लिख रखा है, तो वो आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे चल के चर्चा करें बच्चों हम लोग, अगला जो चैप्टर होने वाला है हम लोगों का चैप्टर नंबर 13। इसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। अब महात्मा गांधी, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी सुपरमैन, भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका। गांधी जी जब विदेश से लौटकर, विलायत से लौटकर आए, अफ्रीका से लौट के आए 1915 में, भारत की मुख्य राजनीति में इनकी शुरुआत होती है 1917 से। 1917 में चंपारण के बाद खेड़ा, फिर अहमदाबाद, तमाम ऐसे मूवमेंट हम लोगों को आते हुए दिखाई देंगे। गांधी भारत की जो राजनीति है उसको लीड कब करते हैं? तो मुख्यतः 1917 से करते हैं। तो 1917 से 1948 जब तक हम लोगों को आज़ादी
आज़ादी ना मिल गई, हम लोगों का संविधान की जो प्रक्रिया थी वो चालू ना हो गई, तब तक हम लोगों को पूरा इसी चैप्टर के अंदर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके तमाम जो मूवमेंट रहे, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो ये सारे हम लोगों को इसी चैप्टर के अंदर गांधी वाले पार्ट में पढ़ना है। इसके बाद बात करें हम लोग जो अगला जो चैप्टर होने वाला है बच्चों हम लोगों का 14वां चैप्टर, इसमें विभाजन को समझना है। भारत के विभाजन की प्रक्रिया कहां से चालू हुई? सबसे पहले तो हम लोगों को यहां से शुरुआत करना है। कहां से विभाजन? तो 1940, क्योंकि 1940 में ही पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो यहीं से इसमें आप लोग डिटेल में हम लोग बात करें ना, इसमें जो आप लोगों का CUT का सिलेबस है, इसके अंदर खास तौर पे लिखा है कि भारत में 1940 के बाद का इतिहास, उसमें राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता। तो विभाजन को हम लोगों को यहां पर अच्छे से समझना है। कब तक का विभाजन? तो 1947 में, जब हम लोग पूरा भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं बना लेते, तब तक का हम लोगों को इसमें इतिहास पढ़ना है। इसके बाद बात करें हम लोगों का संविधान का निर्माण। वैसे बच्चों संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भारत में के अंदर बड़ी लंबी रही है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, भारत शासन अधिनियम, अनेक हम लोगों को आते हुए दिखाई दिए। तो जो अंततः संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम लोगों को, या फिर चाहे वो लागू हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा हम लोगों को संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया हम लोगों को बतानी होगी। तो बच्चों ये आप लोगों का पूरा हिस्ट्री डोमेन का सिलेबस था, जो मेरे द्वारा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। अब बच्चों जैसा कि मैंने कहा था कि अब बात करें इसको पढ़ा कैसे जाए, या इतिहास को जो हिस्ट्री डोमेन है इसको करना क्या है। तो देखो बच्चों आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो मैंने आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस किया है, ये पढ़ाएगा कौन आप लोगों को? तो पढ़ाएंगे आप लोगों के अली सर। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? तो आप लोगों को जो करना है ना, तो सिर्फ एक काम करना है, इसका बार बार आप लोगों को क्या करना है बच्चों? रिवीजन करना है। जो भी आप लोग पढ़ें उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। और इसी के साथ साथ आप क्या करें? टॉपिक वाइज MCQ आप लोगों को लगाने हैं बच्चों। सिर्फ ये 2 काम करने हैं, आपका इतिहास अली सर आप लोगों का बढ़िया कराने वाले हैं। तो बच्चों ये हम लोगों की क्लास थी। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।